डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी थर्ड वीडियो है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर की, रिपेल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में डेफिनेटली इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पीएन डायोड वाला लेक्चर्स नहीं देखा है तो इससे पहले आपको लेक्चर देख लीजिए, आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा, वो देख लेंगे तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। अगर आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का थोड़ा आइडिया है तब आप ये वीडियो देख सकते हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आइडिया नहीं है या फंडामेंटल भूल चुके हो तो आपको एक बार वो वीडियो देखना चाहिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी औरों के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं आप, लाइक ज़रूर करिए वीडियो अगर पसंद आती है तो। पसंद नहीं आती हो तो कमेंट करके बताइए क्या चीज़ पसंद नहीं आया आपको। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके आपस में डिस्कशन के लिए, जो भी डाउट डिस्कशन हो, कोई दूसरा डिस्कशन हो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। जो फर्स्ट पॉइंट है कि रेक्टिफायर डिवाइस यूज क्यों किया जाता है, तो रेक्टिफायर का बेसिक काम होता है कि ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब हो सकता है आपको एसी और डीसी का फर्क पता हो कि एसी डीसी में क्या डिफरेंस होता है, नहीं पता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एसी करंट में जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही होती है, जो कि डीसी करंट में डायरेक्शन करंट की नहीं चेंज हो रही होती है। इसका मतलब ये नहीं, आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि केवल डीसी करंट एक लाइन में फ्लो करेगा तभी उसको हम डीसी करंट कहेंगे। सपोज कर लीजिए हमारी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई की, तो ये हमारी वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ऐसा आपको नहीं समझ लेना केवल इस तरीके की लाइन जाएगी तभी हम उसको डीसी करंट कहेंगे। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इस तरीके से भी ये फ्लो कर रहा है, तो भी इसको हम डीसी करंट ही कहेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको एज पर डिफिनीशंस। अब किसमें कितना प्योरिटी है वो अलग की बात है। एसी करंट किसको हम कहेंगे, जिसके मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होकर दिखा रहा है आपको, अब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। देखिए पहले पॉजिटिव में था, अब नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पे आपका दोनों चेंज हो रहा है। जब दोनों चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव, और दोनों चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ओनली चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे डीसी करंट। तो इसका बस सिंपल सा काम यही होता है कि एसी करंट को डीसी करंट में ये कन्वर्ट कर देता है। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का बेसिक सा रिक्वायरमेंट यही है कि आपके घर में बहुत सारे अप्लायंस ऐसे होते हैं जिनको डीसी करंट चाहिए होता है। अपना एडवांटेज होता है, आप ग्रिड से हम एसी करंट मंगाते हैं तो डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको बैटरी चार्ज करनी है, अपनी मोबाइल चार्ज करनी है, ऐसे जो अप्लायंस हैं, आप इलेक्ट्रिक कार भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई है, ये सब चार्ज करना है आपको, तो क्या चाहिए आपको डीसी करंट चाहिए, तो आपको एसी से डीसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा आप कह सकते हो एप्लीकेशन है रेक्टिफायर का। जहां भी ऐसे डिवाइस लगे होते हैं जिनको डीसी करंट चाहिए होता है, वहां पे रेक्टिफायर लगा होता है। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे आप देख पाओगे रेक्टिफायर डिपेंड करता है कि किस डिजाइन का, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, उस हिसाब से रेक्टिफायर की शेप साइज तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन उसका टाइप्स भी होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बट सारा डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस में है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, यही दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है, तो यही दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि कितने टाइप्स के रेक्टिफायर होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि किस टाइप की सप्लाई वहाँ पे यूज़ हो रही है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ पे उसका यूज़ करना है, नेचर कैसा है, इन सारे बेसिस पे हम रेक्टिफायर को कैटेगराइज करते हैं। बट यहाँ पे हम दो ही टाइप के रेक्टिफायर डिस्कस करने वाले हैं और उन दोनों में भी हम सिंगल फेज के लिए करेंगे। सिंगल फेज के लिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पे उसको हाफ कंट्रोल लिखा है, या फिर फुल वेव रेक्टिफायर जिसे यहाँ पे फुल कंट्रोल लिखा है, तो ये दोनों आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन मेंशन किया गया है रेक्टिफायर का, हाफ वेव एंड फुल वेव, इनमें भी कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एज पर योर एग्जाम हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं दोनों के बारे में कि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। तो जैसा इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, पहला तो जो टर्म है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब होता है किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करना, मतलब किसी भी चीज़ में सुधार करना, बदलाव करना, चेंजेस करना।
अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब ये हाफ वेव को ही क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, हाफ वेव को रेक्टिफाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? वेव हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास वेव फ्रंट होगा इनपुट के लिए, जैसे आप पढ़ा होगा आप लोगों ने कि साइन वेव है, यहाँ पे कोसाइन है, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, जो भी आपके पावर सोर्स के इनपुट का वेव होगा उसके हाफ वेव को ही ये क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, हाफ वेव को यूटिलाइज नहीं करेगा, ये छोड़ देगा, इसलिए इसे कहते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब ये अगर आपको सिंगल फेज में यूज करना है तो एक डायोड से काम चल जाएगा, अगर आपको ट्रिपल फेज में जितना सोर्स ऑफ सप्लाई रहेगा उतना डायोड आपको यूज करने पड़ेंगे। अब डायोड का यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, वही डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड हमने इससे पहले पढ़ा था, उसी डायोड का यूज करके हम रेक्टिफायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम अभी समझ लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका है साइनोसोडल वेव है, एक वेव फॉर्म है मतलब इनपुट के लिए, और ये है आपके पास एक रेक्टिफायर। अब ये वेव यहाँ से इन करती है और बाहर निकलती है तो हमको कुछ ये फॉर्मेट मिलता है। ये फॉर्मेट कैसे मिलता है आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास है एक पॉजिटिव, एक है पीएन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड में ये है आपके पास एन और ये है आपके पास पी। वेरी सिंपल, ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट ऑफ सोर्स लगा हुआ है, ये कंटिन्यूअसली अपना नेचर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करता रहेगा। तो अभी हम समझते हैं कि कब यहाँ से करंट फ्लो करेगी। तो ये जब पॉजिटिव होगा आपका और ये वाला टर्मिनल जब आपका निगेटिव होगा, तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये जो है इससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, आपके पी साइड से। तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं इसको हम, फॉरवर्ड बायसिंग। जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो जो हमारा डायोड है वो करंट फ्लो को अलाउ करेगा। क्या करेगा, करंट फ्लो को अलाउ करेगा। तो अब यहां से ये इन हुआ तो पॉजिटिव साइन के लिए ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, और यहाँ पे क्या किया, इसने करंट को अलाउ किया, करंट उसमें फ्लो कर रही है। अब ये हमेशा पॉजिटिव तो रहेगा नहीं, क्योंकि देखो इसका नेचर तो क्या है, अल्टरनेटिव है, ये तो चेंज होता रहेगा। अब देखो नीचे आ गया, चेंज हो गया। जैसे ही नीचे आया तो ये पॉजिटिव क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ इसके आउटपुट का, तो ध्यान से देखना आप, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव था, करंट को ये फ्लो अलाउ किया, तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपकी करंट एक बार फ्लो कर गई, हम यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए। अब जैसे 180 होता है, अब ये डिपेंड करता है वेव फ्रंट पे भी, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम साइन वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, अब नीचे वाला डायरेक्शन आ गया, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया तो देखो नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पी से, और जो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, एन से। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में मैंने आपको कहा था कि डायोड करंट फ्लो करने नहीं देते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हमने इससे पहले समझा था। अब वहां पे दो टाइप्स की करंट होती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट, वो सारे फंडामेंटल हमने डिस्कस किए हैं। कब ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके डायोड का, ये भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप भले वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बट ये रिवर्स बायसिंग में है, करंट फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो आपका नीचे का वेव फ्रंट है ना, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब ये इसको क्या करेगा, खा जाएगा। आपका ये जो डायोड है ना, इसको खा जाएगा, अलाउ नहीं करेगा, भाई तुझे मैं फ्लो नहीं होने दूंगा। फिर से ये अल्टरनेटिव करंट है, फिर से ये अपना टर्मिनल चेंज कर लेगी, ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ फिर से करंट फ्लो करेगी, ये आ गया। उसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा, नीचे वाले में करंट फ्लो नहीं करेगी, ऊपर वाले में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। ये नीचे कोई करंट नहीं है, ऊपर करंट है। समझ में आ गया आपको? अब ये क्या है, ये एक डीसी आउटपुट है। ये क्या है, एक डीसी आउटपुट है। आप कहोगे कि अरे ये डीसी आउटपुट कैसे है भाई? डीसी आउटपुट इसलिए है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि डीसी बस ऐसा नहीं है कि एक लाइन जाएगी तभी आप उसको डीसी कहोगे। हालांकि वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है। यहाँ पे जितना कम फ्लक्चुएशन है उतनी अच्छी बात है, बट यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, बट ओनली मैग्नीट्यूड में है, नॉट इन द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशन चलता है, उसे भी हम डीसी करंट कहेंगे। तो ये क्या है, आपका डीसी आउटपुट है। बट ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो रेक्टिफायर है पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है हमारे पावर सोर्स को हाफ ही यूटिलाइज कर पा रहा है। अब आगे जब हम इसकी एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका फर्क क्या पड़ता है। एफिशिएंसी भी डिस्कस करेंगे और हम रिपल फैक्टर भी डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। आपने फिन्स पढ़े होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप लोगों ने फिन्स तो पढ़ा ही होगा। फिन्स में दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते थे, कि एफिशिएंसी, एक इफेक्टिवनेस। उसी तरीके से यहाँ पे हम दो
टर्मिनोलॉजी आगे डिस्कस करेंगे। एक को हम कहते हैं एफिशिएंसी, मतलब रेक्टिफायर एफिशिएंसी, दूसरे को हम कहते हैं रिपेल फैक्टर, जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि क्या इसका इफेक्टिवनेस है। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रेक्टिफायर किस तरीके से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से कन्वर्ट करता है। उसमें केवल जो पॉजिटिव वाला आपका वेव फ्रंट है वही कन्वर्ट होता है, नेगेटिव वाला वेव फ्रंट को ये बेचारा क्या करता है, खा जाता है, अलाउ ही नहीं करता है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो क्या हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब यही है कि यहाँ पे जब एक डायोड था, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो आपको ये मार्किंग दिखेगी नहीं। तो जब यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर था, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, अरे सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर है। जब आप क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर था तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ था, मतलब हाफ को रेक्टिफाई कर रहा था। तो सिंपल इज दैट, हम क्या करते हैं, दो डायोड लगा देते हैं कि जैसे ही अपनी पोलरिटी चेंज करेगा दूसरा डायोड वर्किंग करने लगेगा, जैसे दूसरी पोलरिटी करेगा ऊपर वाला वर्क करने लगेगा। तो सिंपल इज दैट, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दो डायोड लगा देंगे। यार कितनी आसान बात है भाई, ध्यान यहाँ रहेगा तो समझ में आएगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर में सिंपली हम वही काम करते हैं, हमारे पास आ जाता है दो डायोड। अगेन ये वाला आपका एन साइड है, ये वाला आपका पी साइड है, ये वाला आपका एन साइड है, ये वाला आपका पी साइड है। यहाँ पे एक ब्लैक वाला भी ले लेते हैं ताकि हम ड्रॉ कर पाए इसको। अब आपको समझना है, फिर से वही वाला फंडामेंटल है, ये पूरी आपकी सर्किट है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब ये क्यों लगाया प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स में, किस तरीके से होगा, इंडक्शन वाला हम क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है। आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे समझ में आना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। जो बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को स्पेशली। अब चलिए ये हमारा पावर सोर्स है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज, अल्टरनेटिव करंट है, अपना पोलरिटी चेंज करता रहेगा। तो पहले हम लेते हैं कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अगेन वही वाला फंडामेंटल हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो P वाला पॉजिटिव से, N वाला नेगेटिव से। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका बेसिकली लोड रेजिस्टेंस है ना, ये लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी जो डीसी का जो आउटपुट मिलेगा वो लोड रेजिस्टेंस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ध्यान रहना, मैं बताना भूल गया था। तो इसी के अगेंस्ट में आपको आउटपुट मिलेगा। वेरी सिंपल इज दैट। ये सारी चीज़ें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने मतलब फिजिक्स में पढ़ा होगा, 10th में, 11th 12th में बेसिकली। तो यहाँ पे हमको मिलेगा। बट ये जब नेगेटिव होगा तो ये देखो P नेगेटिव से है, तो ये वाला तो डायोड क्या करेगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायसिंग में ये तो अलाउ करेगा नहीं। तो जब ये ऊपर का पॉजिटिव होगा तो ये भाई साहब तो खत्म हो गए, बट ये वाला क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो एक तरह से तो करंट फ्लो कर रही है। तो हमारे पास आप कह सकते हो कि एक साइड का तो आ गया भाई, कि हमारे पास जो एक आउटपुट है वो तो मिल रहा है। तो यहाँ तो हमने पॉजिटिव वाले का आउटपुट ले लिया, क्योंकि इस टाइम पे ये वाला वर्क कर रहा था। अब दूसरा करते हैं, मान लीजिए इसने पोलरिटी चेंज कर लिया और नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। तो क्या होगा, तो बस सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया आपका। अब ये जैसे ही नेगेटिव होगा ये भाई साहब कट हो जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में चले गए। रिवर्स बायसिंग में करंट अलाउ करते नहीं। आप कहोगे कि ड्रिफ्ट करंट तो थोड़ा थोड़ा जाती है, बट वो निग्लेजिबल है यार, उतना यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा। इसीलिए तो इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करते हैं, मतलब इफेक्टिवनेस या रिपेल फैक्टर इसीलिए फाइंड आउट करते हैं कि हम सभी को पता है कि कोई भी रेक्टिफायर हम ले लें पूरी तरीके से प्योरीफाई नहीं कर पाता। जितना भी अल्टरनेटिव करंट का वेव फ्रंट है सबको वो नहीं रोक पाता है, कुछ फ्लक्चुएट करके अंदर चले ही जाते हैं, तो वो अलग की बात है। बट मेजोरिटी की हम बात करें तो ये वाले भाई साहब अब वर्क नहीं करेंगे, अब ये वाले वर्क करेंगे। और ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए वर्क कर रहे हैं, तो अब क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, नेगेटिव वाले को, वेव फ्रंट को क्या करेगा भाई, अलाउ कर देगा। तो ये अगेन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला वो चेंज करना पड़ेगा हमें, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो ये बस सिंपल यहाँ पे चीज लगा दिया गया कि जब ऊपर वाला काम करेगा, जब पॉजिटिव वेव फ्रंट होगा तो ये वाला काम करेगा, नेगेटिव वाला होगा तो ये काम करेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा भाई, फुल्ली यूटिलाइज कर लेगा। जो आपका पावर सोर्स है, कोई भी पावर सोर्स आपका लैप्स नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा। इसमें क्या कर लिया हमने, दो डायोड लगा लिया कि चल तू एक नेगेटिव वाले को कन्वर्ट कर लेना, मैं पॉजिटिव वाले को कन्वर्ट कर लूंगा डीसी में, अपना काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो वर्क करता है। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि एफिशिएंसी क्या होती है रेक्टिफायर की। तो एफिशिएंसी जो एज यूजुअल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वही एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ भी होता है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में हम हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे और एक पार्ट में हम फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है डीसी आउटपुट। क्या हो जाएगा, डीसी, यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, डीसी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, एसी पावर का। तो एसी पावर का इनपुट है, यहाँ पे भी पावर है, ठीक है,
तो ये पावर ही है, डीसी पावर आउटपुट एंड एसी पावर इनपुट। जो इनपुट हो गया उसको इनपुट में ले लिया, जो आउटपुट है उसको आउटपुट में ले लिया। अब आपको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? पावर का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपली हमको पता है P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R। वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, बेसिक चीज है। तो जब आप डीसी आउटपुट फाइंड आउट करोगे, मतलब हम इसको लिख देते हैं P DC लिख देते हैं ना, पावर डीसी वोल्टेज का, तो इसे हम लिख देंगे I DC का स्क्वायर और RL। ध्यान देना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि RL के अगेंस्ट में, RL के करस्पॉन्डिंग ही तो हमको डीसी पावर मिल रहा था, डीसी करंट मिल रही थी। वेरी सिंपल इज दैट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कि एसी का इनपुट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एसी का इनपुट अब फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, PAC हो जाएगा। तो PAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम IRMS फाइंड आउट करते हैं। अब आप कहोगे कि IRMS कहाँ से आ जाएगा? IRMS वेलोसिटी आपने काइनेटिक थियरी ऑफ द गैसेज में पढ़ा होगा, वही वाली चीज कुछ यहीं पे है। सिंपल भाषा में कहें तो IRMS क्या होता है, एक तरह से एवरेज हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे वहाँ पे वेलोसिटी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज वैल्यू तो निकालते हैं। तो IRMS आसपास वही होता है, या सिंपल भाषा में हम कहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि कहीं पे AC करंट है जिसमें RMS वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है, और कहीं पे DC करंट है जिसका वोल्टेज 5 है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी। दोनों को हम कहेंगे कि सेम है। अगर कहीं उसको हम पावर सोर्स से, बल्ब से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो चमक मिलेगी, लाइट मिलेगी, वो सेम मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ समझ सकते हो। अगर हम AC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है RMS का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि AC के लिए केवल एक ही लोड रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। अगर हम फर्स्ट के लिए, हाफ के लिए बात करें तो 2 हैं, अगर हम उसके लिए बात करें, फुल के लिए बात करें तो 3 है, या कुछ तरीके इन शॉर्ट 2 या 3 आते हैं, बट वो मिनिमम ही होते हैं। तो चलिए, एक तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस जो आपने लगाया हुआ है। दूसरा जो सेकेंडरी सर्किट लगाया हुआ आपने ट्रांसफार्मर इंडक्शन वाला, उसका हो जाएगा, तो उसको S कर देते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायोड का भी तो है, तो डायोड हो जाएगा ये। बट ये जो दोनों होते हैं ना, ये वाले, ये निग्लेजिबल होते हैं एज कंपैरिजन टू जो आपने एक्सटर्नल लोड या रेजिस्टेंस जो आपने लगाए हैं उसके कंपैरिजन में, तो ये निग्लेजिबल ही होते हैं। तो इन दोनों को हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हालांकि कहीं कहीं दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे भी RL आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया आपको 2। बट हमको यहाँ पे चाहिए क्या, DC आउटपुट डिवाइडेड बाई PAC इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको, आपको नजर आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये IDC है, RL तो ठीक है, बट यहाँ पे IRMS है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये DC और RMS की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, हम सभी को पता है, या नहीं पता है तो जान जाइए, IDC की वैल्यू होती है जो पीक करंट होती है, मतलब जो मैक्सिमम करंट होती है, डिवाइडेड बाई पाई। कितना होता है, डिवाइडेड बाई पाई। किसके लिए, ये भी ध्यान रखना है, हाफ वेव फ्रंट के लिए। किसके लिए, हाफ वेव के लिए। ठीक है, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसके लिए IDC की वैल्यू होती है IM बाई पाई। उसी तरीके से IRMS, अब ये सब कहाँ से आया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप याद रखो। और लास्ट वाला फॉर्मूला याद रख लेना, दैट इज द इम्पोर्टेंट आपके लिए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है सारा डेरिवेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और RMS की वैल्यू लिखें तो RMS इक्वल टू हो जाता है IM बाई 2। बस 2 चीज। अब इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ये DC वाला है तो फिर PIDC में हो जाएगा ये, तो IM बाई स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपल वैल्यू हम लिख सकते हैं कि IM बाई पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RL। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज IM बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RL। ये RL से RL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये IM से IM भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 4 बाई पाई स्क्वायर। 4 बाई पाई स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.406। वेरी सिंपल इज दैट। और इसको परसेंटेज में भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो परसेंटेज में क्या करना है, आपको 100 का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वैल्यू हो जाएगी 40.6%।
तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है एफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। आप देख रहे हो एफिशिएंसी केवल 40% के आसपास है, मतलब ये एफिशिएंसी बहुत ही कम है। नहीं, अब ऐसा रेक्टिफायर आप यूज करोगे तो पावर सोर्स का केवल 40% यूटिलाइज करेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा, तो कितना बिल आएगी आपको। तो आपको क्या करना है, अब फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर लेना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वैल्यू क्या हो जाती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, बस फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफायर में IDC की जो वैल्यू होती है दैट इज 2Im बाई पाई हो जाता है। क्या हो जाता है, 2Im बाई पाई। और यहाँ पे जो IRMS होता है, IRMS इक्वल टू मैक्सिमम करेंट डिवाइडेड बाई √2। तो बाकी सारी चीज़ तो सेम है, इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अगेन उसी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2Im बाई पाई का स्क्वायर। वेरी सिंपल इज दैट। और RL ठीक है वही रहने वाला है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो Im बाई √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RL। तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गया, वेरी सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर होके तो 2 हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 8 बाई पाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आया था आपको, यहाँ पे आया था 4 बाई पाई स्क्वायर, यहाँ पे 8 बाई पाई स्क्वायर। तो सिंपली इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो परसेंटेज में लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्या हो जाएगा आपका 81.2% के अराउंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया दैट इज एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। किस तरीके से आपको निकालना है ये भी पता चल गया, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरीके से निकालना है। आप बस ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है 4 बाई पाई स्क्वायर, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए क्या होता है 8 बाई पाई स्क्वायर। सिंपल इज दैट। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये रिपल फैक्टर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जैसे आप इफेक्टिवनेस पढ़ते हो ना फिन्स का, उसी तरीके से यहाँ पे रिपल फैक्टर होता है कि कितना इफेक्टिव है आपको यहाँ पे रेक्टिफायर लगाना। इसका मतलब ये है कि रेक्टिफायर पूरी तरीके से जो आपका वेव फ्रंट है AC वाला उसको DC में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कुछ फ्लक्चुएट करके वो चले जाते हैं। तो अब यही उसकी इफेक्टिवनेस देखना होता है कि कौन कितना कम फ्लक्चुएशन को अलाउ करता है आगे जाने से, या फिर किसका कन्वर्जन कितना ज्यादा है। सिंपल भाषा में कहें तो द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कंसिस्ट DC कंपोनेंट एंड AC कंपोनेंट ऑल्सो। AC कंपोनेंट इन द रेक्टिफाई आउटपुट इज कॉल्ड रिपल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं। पूरी तरीके से वो उसको हटा नहीं पाता है। और जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। ठीक है, ये इसका रिपल फैक्टर होता है। मतलब अगेन आपको रेशियो ही फाइंड आउट करना है, जैसे कि इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था। ध्यान रहे, आप रेशियो चाहे करंट का फाइंड आउट कर लो, वोल्टेज का फाइंड आउट कर लो, किसी का भी फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू IR होता है। तो रिलेशन आप बना लेना, कोई एक डाटा दिया रहेगा, 2 नहीं दिए रहेंगे, किसी भी तरीके से मतलब आप देख लेना, वो इक्वेशन अप्लाई कर लेना। ऐसा ना हो कि यार सर ने तो I में बताया था, यहाँ पे तो V दिया हुआ है, आप कैसे निकालूं। तो इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक फार्मूले तो आपको अप्लाई करने आना ही चाहिए। चलिए, रेशियो हमको पता चल गया कि जो रिपल फैक्टर होता है दैट इज IAC डिवाइडेड बाई IDC। अब इसको फाइंड भी कर लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। और मैंने पहले ही बता दिया कि जितना कम रिपल फैक्टर है उतनी अच्छी बात है। रिपल फैक्टर जितना कम है इसका मतलब कि उस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी नॉट एफिशिएंसी एग्जैक्टली, इफेक्टिवनेस ना, एफिशिएंसी इज द डिफरेंट थिंग, इफेक्टिवनेस इज डिफरेंट थिंग। तो जितना कम वैल्यू है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव है, जितना रिपल फैक्टर ज़्यादा आता है वो उतना ही कम इफेक्टिव है। मतलब उस जगह पे जहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हो वो कुछ खास परिवर्तन ला नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैसे ही है जैसे आपने RMS AC DC फाइंड आउट किया था, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है उस इक्वेशन में। तो मुझे पता है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, फार्मूला ही आपको याद रखना चाहिए और ज़्यादा बहुत डिटेल में जाना नहीं है। तो अगर हम रिपल फैक्टर की बात करें फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू √, ये फॉर्मूला है तो आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा जरूरी ये है नहीं। तो Im/2 हो जाता है, दिस इज Im/पाई। अगेन हमने इसे पहले डिस्कस किया था, डेट इज का स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो
IRMS इक्वल टू होता है IM/2, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, और IDC इक्वल टू होता है आपका IM/π। ये चीज़ें आपको पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आप वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू इसकी मिल जाएगी, दैट इज़ 1.21। वेरी सिंपल इज दैट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो रिपेल फैक्टर होता है दैट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर, किसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं अब, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो IRMS की वैल्यू क्या होती है, IRMS की वैल्यू आपको पता है IM/√2 होती है, और अगेन IDC एवरेज की वैल्यू जो होती है, IDC की वैल्यू होती है 2IM/π, ठीक है। ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको। तो सिंपल ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, दैट इज़ IM/√2 डिवाइडेड बाई 2IM/π, और इसका स्क्वायर कर लेना है -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.48 मिलेगा। तो आप देख भी रहे हो कि जो रिपेल फैक्टर है, मतलब जो इफेक्टिवनेस है, वो फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी है, 0.48 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख, सॉरी, काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे हमने कहा कि जो रिपेल फैक्टर है वो जितना कम रहेगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वो वेव फ्रंट AC वाले को अलाउ नहीं कर रहा है, उतना ही कम अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया बेसिक चीज। अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट ये इंफॉर्मेशन बताता है आपको जो आपकी वेव फॉर्म है उसके बारे में। अगर इसका सिंपल फॉर्मूला देखें हम, तो ये रेशियो होता है। फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ IRMS कह लें, VRMS कह लें, दैट इज नॉट अ मैटर, दैट इज एवरेज, ठीक है। तो IRMS बेटे I एवरेज, मतलब IRMS और I एवरेज का रेशियो इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। क्या यूज होता है, बस जो वेव फॉर्म होती है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम इससे, ठीक है। अब अगेन आपको फुल फैक्टर, जो फुल रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, उन दोनों के लिए सेपरेटली फाइंड आउट करना है। पहले हम बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो IRMS की वैल्यू होती है I एवरेज मल्टीप्लाई π/2 होती है। इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, DC वाले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब IRMS इक्वल टू होता है I एवरेज मल्टीप्लाई π/2, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। एवरेज वाला से एवरेज वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी π/2 या फिर 1.7, ठीक है, 1.57। तो ये होता है फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। उसी तरीके से अगर आप फॉर्म फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना। अगेन IRMS आपको पता है IM/2 होता है, और I एवरेज इसके केस में होता है 2IM/π। तो अगेन वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज IM/2 डिवाइडेड बाई 2IM/π। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज π डिवाइडेड बाई 2√2। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आ जाता है 1.11। तो ये आपको वैल्यू पता चल जाती है। यही एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। और सपोज कर लीजिए ये तो हमने साइन वेव के लिए फाइंड आउट किया, यही मान लीजिए आपका स्क्वायर वेव है। तो स्क्वायर वेव में क्या हो जाएगा, जो IRMS हो जाएगा, I एवरेज हो जाएगा, वो अराउंड सेम हो जाता है। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ट्रायंगल के लिए कुछ अलग आ जाएगी, दूसरा वेव फ्रंट है तो कुछ अलग आ जाएगी। बट यहाँ पे हमने क्या बात कर लिया, साइन वेव की बात कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यही सारी चीज़ें बेसिक आपको पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। आप मैकेनिकल से रिलेटेड हो तो बेसिक चीज़ें ही आपसे पूछेंगे। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज इक्वल टू 40.60। कितना होती है, 40.60। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड टू द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 2 डायोड चाहिए। 2 डायोड रहेगा तो एक पॉजिटिव वाले को एक नेगेटिव वाले को कन्वर्ट कर देगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायोड डज ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट। तो ये देखो आप ब्रिज रेक्टिफायर है, इससे पहले मैंने आपको नहीं दिखाया था, बट मे भी क्वेश्चन आप पूछ लेता। तो ये कुछ ब्रिज बनाते हैं, तो यहाँ पे 4 आपको रेक्टिफायर नजर आ रहे होंगे। तो टोटल रेक्टिफायर कितने लगे होते हैं, 4। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, is and the electrical device that convert the alternative current to DC current, nothing but the rectifier आ जाएगा। rectifier is the device that convert the AC to the DC। the rip factor value of the half wave rectifier, rip factor value क्या होती है, half wave rectifier की होती है, that is
1.21 के अराउंड, ठीक है। आप गलती मत कर देना, ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है उसके लिए, ठीक है। ये रिफ फैक्टर मतलब इफेक्टिवनेस, ध्यान रखना, रिफ फैक्टर मतलब वो फिन्स वाला इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द फॉर्म फैक्टर वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, अगेन वही वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये होती है 1.57। दोनों के लिए आप याद रखना है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना हो जाएगा 1.11। उसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम रिफ्लेक्टर की बात करें तो कितना हो जाता है आपका 0.48। वेरी सिंपल इज दैट। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। हो सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे जिस तरीके से हम वेव फ्रंट की बात कर रहे थे, तो अलग अलग वेव फ्रंट के लिए आप देख भी रहे होगे कि अलग अलग ये वैल्यू है, बट ठीक है, आप साइन के लिए याद रखो, दैट्स इट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।